नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे हम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले की करेंगे, जहां प्रशासन ने आम लोगों के सहयोग से संक्रमण पर काबू पाया। आगर मालवा ने कैसे कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण किया है, इसके बारे में आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जिले के कलेक्टर अवधेश शर्मा, और उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कौन सा मॉडल अपनाया जो वहां पर अब काबू पाया जा सका है, नियंत्रण पाया जा सका है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल आपसे यही कि वो कौन सा मॉडल अपनाया और किस तरीके से प्रशासन ने वहां पर दिन रात काम किया कि आज स्थिति कंट्रोल में आई है। आगर जिला, जैसे आप सभी की जानकारी होगा, राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है जी। इसके आसपास राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन और रतलाम की सीमा भी लगती है जी। चूंकि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकली या बिजनेस हब नहीं है, परंतु यहाँ के सभी लोग बाहर जरूर जाते हैं। राजस्थान काफी फ्रिक्वेंटली जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, शाजापुर जाते हैं। तो हमने जो एनालाइज किया था कि यहाँ पे ट्रैवलिंग और लोगों के बिजनेस सेंटर नहीं होने के कारण जो हमारे यहाँ के नागरिक या हमारे बिजनेसमैन या किसी प्रशासकीय कार्य से जो बाहर जाते थे, जब वो लौट के आते थे तो वो संक्रमित होते थे। राजस्थान का पैटर्न थोड़ा अलग चल रहा था, उधर राजगढ़ तरफ अलग था, उज्जैन तरफ अलग चल रहा है। तो हमने पूरी जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, उसके लिए हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन ने जो हमको एक गाइडलाइन दी थी, उस गाइडलाइन का हमने गहनता से अध्ययन किया। हमने हमारे साधन संसाधन, हमारे जनप्रतिनिधि महोदय से, हमारे मीडिया के साथियों से, हमने सिविल सोसाइटी से, अपने एनजीओ से, सबसे मिलकर चर्चा की और एक हमने अपना प्लान बनाया कि इसको किस तरह से कंटेन किया जाए। क्योंकि अगर संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में उतना बड़ा जिला नहीं है, प्राइवेट फैसिलिटीज भी थोड़ी यहाँ पे कम रहती हैं, तो हमारी बहुत ज्यादा जवाबदारी बन गई थी कि जिला प्रशासन, राज्य शासन के सहयोग से हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए हमने हमारा जितने साधन संसाधन हमको उपलब्ध हो पाए थे, तो हमें काफी बाजार से, मार्केट से जो हमारे पास साधन उपलब्ध थे, हमको हॉस्पिटल के लिए हमने प्राप्त किए, वो हमें सहजता से प्राप्त हो गए। दूसरी स्ट्रेटेजी ये थी कि जनता में किस तरह से इसके बारे में अवेयरनेस लागू की जाए कि कोरोना की जो लेयर एकदम से फर्स्ट लेयर के बारे में सभी को जानकारी थी, लेकिन सेकेंड लेयर एकदम से जो आई है लहर, तत्काल आगे लग गई है और उसके लिए एकदम लोगों को कुछ समझने का मौका कम मिल रहा था। एकदम से फरवरी के अंदर केसेस बढ़ना चालू हुए, मार्च अप्रैल के अंदर आते आते पीक आने की संभावना बढ़ गई और मई में भी हमने एक महीने भर के अंदर उसको कंट्रोल कर लिया है। तो जो हमने स्ट्रेटेजी पूरी तरह से अपनाई थी, उसके लिए सबसे पहले लोगों को चिन्हांकित किया कि कौन लोग हैं जो किसी भी तरह से कोरोना पीड़ित हैं, हो सकते हैं या होकर छिपा रहे हैं। तो उसके लिए हमने जनता में विश्वास जागृत किया। हमने बताया कि आप जैसे ही कोरोना पॉजिटिव की स्थिति बनेगी, आपका पूरा केयर किया जाएगा। लोग शुरू में भयंकित होते थे कि किस तरह से जिला प्रशासन क्या हमको कैदी बना के रख लेगा या हमको बंद कर देगा। तो हमने जो राज्य शासन से हमको गाइडलाइन प्राप्त हुई थी कि आप गांव के अंदर ही क्वारंटाइन सेंटर बना दीजिए, कोविड केयर सेंटर आप बना दीजिए ब्लॉक स्तर पे, तो डीएच में ऐसी फैसिलिटी कीजिए कि लोग यहाँ आए तो उनको पूरा महसूस हो कि वो अच्छे से अच्छा उनको इलाज मिलेगा। तो इस चैलेंज को हमने बखूबी निभाया। हमें सभी तरफ से, सभी जगह से, चारों दिशाओं से हमको काफी सहयोग मिला, उससे हम इस स्ट्रेटेजी को हम पार कर पाए। बिल्कुल सर, सहयोग की आपने बात यहाँ पर की और वहाँ पर बहुत से सामाजिक संगठन, एनजीओ जो हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रशासन को उनसे अपील करनी पड़ी इन एनजीओज को अपने साथ आने के लिए, या फिर एनजीओज और ये सामाजिक संगठन खुद आपके पास आए और बोले कि हम प्रशासन की मदद करेंगे, प्रशासन जैसे कहेगा उस तरीके से हम काम करेंगे, क्योंकि कोरोना की इस जंग में प्रशासन अकेले नहीं है। जी, ये सबसे अच्छी बात पूरे मध्य प्रदेश में आपने भी देखी होगी और आगे में भी हमने देखी है कि जनता की कोई एसोसिएशन ना भी हो, आम नागरिक ने भी उसका जो योगदान रहा। बाई चांस जैसे आप देखिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर कई छोटे दुकानदार के पास भी हुआ करते थे, उन्होंने सहजता से हमारे प्रशासनिक अधिकारी ने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने दे दिए, नहीं रिक्वेस्ट की तो भी लोगों ने दे दी। ऐसे ही कई एसोसिएशन आए, उनके पास जो मशीनरी उपलब्ध हो पा रही थी, बीच में कंसंट्रेटर दिए हमको, ऑक्सीजन सिलेंडर भी बहुत सारे प्राप्त हुए, भाप की मशीन प्राप्त हुई। कई लोगों ने पूरी तरह से सहयोग किया, कई लोगों ने भोजन वितरण में हमारा सहयोग किया। सबसे अच्छा सहयोग जनता ने किया कि जनता को हमने अपील की कि आप कंटेन हो जाइए, तो वो कंटेन रहे। सबसे बड़ी चीज ऐसी है कि उन्होंने खुद को नियंत्रित किया, अनुशासन में रहे, इस कारण संक्रमण को ज्यादा फैलने में मौका नहीं मिल पाया हमारे। बिल्कुल सर, ज्यादा बड़ी चुनौती और ज्यादा दिक्कत कहाँ पेश आई, ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी इलाकों में? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी अफवाहें भी जल्दी पहुंचती हैं और वहां पर लोग मान भी लेते हैं इन अफवाहों को। जी बिल्कुल, आपने सही कहा
कि शुरुआती दिनों में चूंकि अर्बन एरियाज के अंदर ग्रामीण जन भी आ रहे थे, हमारा उपार्जन का कार्य भी चल रहा था, लोगों के पास अपनी फंडिंग बीज वगैरह खाद लेने के लिए आते थे, तो शहर में शुरू में संक्रमण की एकदम से पीक आई। लेकिन हम शहर के अंदर जैसे कि हमने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जो काफी सहयोग मिला, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से लोगों ने उसको देखा, रियलाइज किया, अर्बन पॉपुलेशन ने उसके लिए तत्काल उसके अंदर काबू पा लिया और धीरे धीरे पहले जो पीक थी वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर फैलने लगी थी। फिर हमने वो ग्रामीण की स्ट्रेटेजी बनाई, फिर ग्रामीण को कंट्रोल किया। तो आपका कहना था कि शुरू में अर्बन पीक थी, उसके बाद कंटेन हुआ, उसके बाद ग्रामीण पीक आ गई और आज की स्थिति में दोनों ही जीरो हो गए। बिल्कुल सर, वहाँ पर जैसे शुरुआत अगर करें दूसरी लहर थी और पहली लहर की अगर तुलना करें तो वाकई किस तरीके की मुश्किलें दूसरी लहर में पेश आई? क्या इस बार की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा परेशानियां इस बार रहीं? जी, आपने बिल्कुल बताया कि पहली लहर के अंदर सीवियरिटी ऑफ द केसेस बहुत कम आ रही थी। जो दूसरी लहर आई है, दूसरी लहर के अंदर देखा गया है कि चेस्ट इन्फेक्शन, लोगों का ऑक्सीजन लेवल काफी कम हुआ है। क्योंकि हम जिला चिकित्सालय के आसपास हमने ऑब्जर्व किया कि किस तरह के पेशेंट्स आते हैं। हमारी टीम लगातार एक एडमिनिस्ट्रेशन की बनी रहती थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कई लोग कोरोना की सेकेंड पीक को समझने में थोड़ी सी उनसे देरी हो गई, जिस कारण उनके चेस्ट में थोड़ा इन्फेक्शन बढ़ के आता था, ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन होता था। उस स्थिति में हमारे डॉक्टर्स को काफी स्ट्रगल करके उनको स्टेबल करने की बड़ा चैलेंज हमारे सामने था, तो उसको हमने काफी बखूबी टैकल किया। सेकंड फेज में हमने फिर लोगों में अवेयरनेस ड्राइव चालू की कि ये किस तरह से फैलता है, जैसे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का जो कंसेप्ट है जो काफी मीडिया में अभी प्रचारित और सभी लोगों ने उसको ज्ञान में दे दिया है कि फीवर जो उसका होता है 6th, 5th, 7th ये जो होते हैं इसके वो काफी पीक के रहते हैं। उस समय अगर आपकी बॉडी को आपने ऑब्जर्व किया है तो ऑक्सीजन लेवल को काफी कंट्रोल किया जा सकता था। इस स्ट्रेटेजी के लिए मध्य प्रदेश शासन ने हमको विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी कि आप किस प्रकार से इन्फेक्टेड लोगों को टेस्टिंग कराएंगे। टेस्टिंग का हमने काफी अच्छा उपयोग किया, रैट और आरटीपीसीआर दोनों किए गए। लोगों को थोड़ा भी फीवर क्लिनिक के अंदर हमने फैसिलिटीज उपलब्ध कराई। टेम्परेचर गन्स लेके हमने पूरी किल कोरोना अभियान 2, 3, 4 लगातार चलाते रहे। हमारे जैसे कोरोना आने को हमने किल कोरोना अभियान प्रारंभ कर दिया था। गांव गांव में सर्वे कराया, लोगों को बताया कि आपको किसी भी तरह से ना सिर्फ बुखार, आपको सर दर्द, आपको कंजंक्टिवाइटिस, आपको पेट में दर्द, लूज मोशन, ये सभी कोरोना के सिम्टम्स हैं। इसको समझने में थोड़ी सी लोगों ने देरी हो गई थी, लेकिन जैसे उनको जानकारी प्राप्त हुई जो भी सिम्टम्स आएंगे वो कोरोना के ही सिम्टम्स है, तो उसका इलाज भी तत्काल प्राप्त हो गया था। साथ ही राज्य शासन ने हमको काफी मेडिकल किट प्रोवाइड की थी गाँव गाँव में करने के लिए, जो हमने बखूबी उसके अंदर हमारी टीम जो गाँव के अंदर गई थी, उन्होंने जैसे सिम्टोमेटिक पेशेंट्स या नॉन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है जिनको फीवर है या किसी तरह की भी इसके प्रॉब्लम दिखती थी, उनको तत्काल मेडिकल किट दिया गया। उसके साथ में पूरा लिटरेचर दिया गया आपको किस प्रकार से लेना है। उन्होंने होम पे रह के, होम आइसोलेशन की फैसिलिटीज पे रह के जिस तरह उन्होंने उसको लिया, उससे उनके काफी हद तक उसको कंटेन करने में हमको सहायता मिली। बिल्कुल फायदा मिला। सर, सबसे बड़ी परेशानी ये रही होगी वहाँ पर गांव में लोगों को समझाने के साथ साथ आइसोलेशन सेंटर्स किस तरीके से वहाँ पर बनाए गए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि दूसरे स्टेट से लगता हुआ ये ज़िला है और वहाँ पर दूसरे स्टेट से जब इस ज़िले में लोग आते होंगे तो उनकी आवाजाही पर भी किसी तरीके से रोक लगाई गई होगी, उसकी भी रोकथाम की गई होगी। तो ये और आइसोलेशन सेंटर किस तरीके से स्थापित किए गए? क्या जो लोग दूसरे स्टेट से आए उनको आइसोलेशन सेंटर में पहले भेजा गया? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि राजस्थान बॉर्डर से हमारे यहाँ से लोग जाते भी हैं, वहाँ से लोग आते भी लौट के। हमारे पास झालावाड़ का एक जिला चिकित्सालय पड़ता था सूरत बॉर्डर पे, वहाँ पे काफी लोग शुरू में उनके पुराने डॉक्टर परिचित लोग वहाँ रहते हैं, तो वो लोग वहाँ जाते थे, उनके साथ के उनके परिचित जब पहुँचते थे, इलाज करा के आते थे, तो वो गंभीर रूप से पॉजिटिव हुआ करते थे। तो हमने जिला प्रशासन झालावाड़ से हमने चर्चा की, हमने मिलकर कंबाइंड स्ट्रेटेजी बनाई कि आपके यहाँ के कोई पेशेंट वहाँ पे एडमिट है, जब तक वो नेगेटिव हो नहीं जाए आप उसको रिलीज न करें। ऐसे हमने हमारे यहाँ भी पूरी व्यवस्था की कि जो आदमी राजस्थान बॉर्डर से आता है, ग्राम पंचायत में तत्काल उसकी रिपोर्टिंग की गई, उनकी टेस्टिंग की गई और अगर वो थोड़े सिम्टोमेटिक पाए गए तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप अपने एरिया में जो परिवार से थे तो घर में आप कंटेन होकर रहिए। अन्यथा हमने जो क्वारंटाइन सेंटर्स बना के रखे थे गाँव के अंदर, ताकि उनको वहाँ पे सुख सुविधा पूरी प्राप्त हो सके, घर वाले भी उनको व्यवस्था दे सके, तो हमने उनको वहाँ पे आह्वान किया। पूरे प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया, जिसके अंदर हमने खाने पीने, बेड्स, वाश की व्यवस्था, साथ ही हमने पल्स ऑक्सीमीटर भी रखा और लोगों में अवेयरनेस जारी की कि आप पल्स ऑक्सीमीटर से 6 डे में अपना ऑक्सीजन मॉनिटर करवाएं, रजिस्टर में एंट्री करें और जैसे आपको ड्रॉप डाउन हो तत्काल हमको अवेयर कराइए। साथ ही हमने होम आइसोलेशन वाले सभी लोगों को जो गवर्नमेंट द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित कराया गया था, इसका टोल फ्री नंबर भी था, उससे हमने लगातार वीडियो कॉलिंग कराई हमारे प्रशिक्षित डॉक्टरों से और उनके स्वास्थ्य की जानकारी हम लगातार लेते रहे। जैसे ही कोई आदमी ऐसा सीवियर होने की संभावना दिखती
तत्काल हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था रखी थी, उससे हम उनको जिला चिकित्सालय लाए और उनकी पर्याप्त चिकित्सा की व्यवस्था की। सर, शुरुआती दौर में क्या जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी बहुत से जिलों में सुनी गई, देश के बहुत से हिस्सों में भी सुनी गई, तो क्या यहाँ पर भी ऑक्सीजन की परेशानी आई शुरुआती दौर में? रेमडेसिविर इंजेक्शन की क्या परेशानी आई यहाँ पर, और अगर परेशानी आई तो किस तरीके से उसे दूर किया गया? ये आगर जिला चिकित्सालय का सौभाग्य रहा कि हमारे यहाँ एमडी 3-4 बहुत अच्छे प्रशिक्षित थे। उन्होंने पिछले कोरोना काल में काफी महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने इस चीज को तत्काल कॉग्निजेंस पे ले लिया था कि ऑक्सीजन कब स्टेज में देना है और रेमडेसिविर की आवश्यकता कब लगेगी। तो हमारे यहाँ जैसे ही लोग जिला चिकित्सालय में एडमिट होते थे, डॉक्टर्स ने उनका व्यवस्थित परीक्षण किया गया। ऑक्सीजन चूंकि हमको आसपास के जिलों से, हमारे उज्जैन से हमको टाइप किया गया था गवर्नमेंट द्वारा, वहां से हमने रेगुलर सप्लाई करी। हमने इसके लिए एक नई शुरुआत ही कर ली थी कि हमने बड़े सिलेंडर्स को छोटे सिलेंडर्स में कन्वर्ट करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण हमारे नंबर ऑफ बेड जो थे हॉस्पिटल के अंदर, हमने उसको एक्सटेंड करते करते 200 बेड्स की हमने जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन के साथ में व्यवस्था कर दी। साथ ही हमने उसके सामने एक कंटेनमेंट सीसीसी सेंटर बनाया जिसमें 186 बेड की व्यवस्था कर दी जो नॉन ऑक्सीजन वाला था। इस प्रकार हमने 386 बेड की व्यवस्था जिला मुख्यालय पे कर ली। ऑक्सीजन के सिलेंडर हमारे पास डी टाइप और बी टाइप पर्याप्त संख्या में हमने उपलब्ध करा लिए और हमारे पास जैसे ही डी टाइप कंटेनर भर के आते थे, हम उन्हें बी टाइप में कन्वर्जन के लिए हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम बनाई थी। इस कारण हमने अपने कंसंट्रेटर्स के अलावा बी टाइप और साथ में हमारा जो पाइप कनेक्शन था उसको हमने काफी हद में शुरुआत के दौर में हमने कंट्रोल कर लिया। आगर जिला बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि उसके अंदर एक भी दिन ऑक्सीजन की किल्लत हो नहीं पाई और आवश्यक पड़ने में हमने बाहर के जिलों में हमारे पास 80 डी टाइप सिलेंडर पास के जिले शाजापुर वाले जिलों के अंदर हमने उपलब्ध कराने की व्यवस्था हम कर पाए। बिल्कुल, ये बड़ी सुखद खबर है कि वहाँ पर कभी किल्लत नहीं हुई, इस तरीके की परेशानी नहीं हुई। और सर, अब इस वक्त क्या हालात वहाँ पर हैं, इस वक्त क्या स्थिति है? और ये भी जानकारी है कि वहाँ पर फिलहाल पिछले 10 से 15 दिन की अगर बात करें तो किसी की जान नहीं गई, यानी कि कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है। तो इसके पीछे प्रशासन ने किस तरीके से तैयारी की? क्या शुरुआती दौर में ही यहाँ पर जो भी सिम्टम्स दिखे किसी के, उनको तुरंत उनकी मेडिसिन उनको शुरू हो गई, उनको दवाइयाँ देनी शुरू हो गई, डॉक्टरी परामर्श, डॉक्टरी सलाह उनको देना शुरू हो गया? जी, आपने सही बताया कि आगर जिले में मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रशिक्षित डॉक्टर्स की उपलब्धता होने से हमने ओरिएंटेशन कैंप्स लागू किए थे, जिससे हमने हमारे जितने भी आयुष के डॉक्टर्स होंगे या हमने संविदा में डॉक्टर्स रखे थे, उन सभी की हमने शुरू से उनको ओरिएंटेशन किया कि किस प्रकार आपको मेडिकेशन प्रारंभ करना है। कोरोना के अंदर जैसे आपने बताया कि डे ऑफ सिम्टम इज वेरी एसेंशियल, तो वो हमने सभी को प्रयास किया कि वो आप नोट करके रखें ताकि हम उस दिन जिस दिन आपको इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन का दौर चालू होता है उस समय हम कीनली ऑब्जर्व कर लें। अगर इन्फ्लेमेशन का दौर में साइटोक्रोम स्टॉर्म की आवश्यक हो जाता है तो पेशेंट काफी गंभीर हो जाते हैं। साथ ही दूसरा, मनोबल बढ़ाने के लिए हमने काफी प्रयास किए गए। डॉक्टर्स जो हमारी टीम थी, जो हमने विकासखंड स्तर पे भी थे और जिला मुख्यालय पे भी थे, उन्होंने लगातार पेशेंट के साथ 1 to 1 बात करी, उनके परिजनों से बात करते रहते थे, उनका मनोबल बढ़ाया, जिस कारण कि हमारे यहाँ कैजुअलिटी काफी कम हुई और लोगों को वापस रिकवर होने में काफी सहायता मिली। साथ ही हमारे यहाँ पहले से ही ओरिएंटेड थे कि उन्होंने जो डोजिंग डॉक्टर्स की, आज हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं, उसके लिए पर्याप्त उन्होंने पहले से अवेयर करते हुए ऑक्सीजन जो दिया था उसके लिए उन्होंने अच्छा एक प्रॉपर वाटर का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने जो डोजिंग आपने बताई थी कि स्टेरॉइड की होती है, वो शुरू से हमारे मेंटेन रही, उसके कारण काफी इन्फेक्शन फैलने में ज्यादा नहीं फैल पाया। साथ ही पेशेंट की रिकवरी काफी अच्छी हुई। बिल्कुल सर, एक बड़ी परेशानी कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की है, और ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए किस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर अस्पताल में की गई है? जी, बहुत हमने जिला चिकित्सालय में जैसे ही शासन से भी निर्देश आया और मीडिया के माध्यम से हमको पता चला कि ब्लैक फंगस उन पेशेंट्स में अधिकतर पाया जा रहा है जिनको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन दी गई हो, साथ ही जिनको स्टेरॉइडल में उनको काफी टाइम तक दिया गया हो। तो ये चूंकि हमारे हॉस्पिटल में पूरा डाटा रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है, तो हमने अपने फील्ड के माध्यम से उन सबके यहाँ चेकअप के कैंप लगाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंदर ब्लैक फंगस के अगर उनको सिम्टम्स प्राप्त होते हैं, साथ ही उनको किसी प्रकार का इन्फेक्शन प्रतीत होता है, तो उसके लिए तत्काल पोस्ट कोविड सेंटर के अंदर हमारे प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम बनाई हुई है, वो उनका चेकअप करती है और ऑथेंटिक सेंटर के अंदर उनको रेफर किया जाता है। जी, तो सर ब्लैक फंगस के क्या कुछ मरीज अभी आ रहे हैं, इस तरीके के सिम्टम्स वाले मरीज कोई सामने आए हैं क्या अभी? जी, चूंकि हमने शुरू से ही शुगर मॉनिटरिंग के लिए कैंप हमने लागू कर दिए हैं। हमने प्राप्त किया कि दूसरे जिलों में जो हमारे पेशेंट पहले के रेफर थे, अगर उनको किसी प्रकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो हमने उनको एमवाई के लिए गाइडेंस दिया है। सिम्टोमेटिक होने पे हमने उनको रेफर कर दिया है। वर्तमान में
शायद एक आध केस ऐसा एमवाई में जाके कंफर्म हो पाया होगा कि जिसको ब्लैक फंगस प्रतीत होगा, जहाँ उसका इलाज वर्तमान में चल रहा है। बिल्कुल सर, लॉकडाउन की स्थिति रही अभी तक, और अब चूंकि अनलॉक की प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है एमपी में बहुत से ज़िलों में, लेकिन लॉकडाउन में बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे जो सहायता इस तरीके से मांगने आए होंगे कि खाने पीने की दिक्कत हो रही है, हर रोज़ का वो खाना इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए किस तरीके से व्यवस्था की गई? जो सरकारी व्यवस्थाएं थीं वो सफल रहीं, कारगर रहीं इस दिशा में? जी, बहुत जो हमारे पीडीएस का सिस्टम है उसके लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा जी 5 माह का राशन उनको फ्री में दिया जा रहा है। उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमने ये प्रयास किए कि सभी गोडाउन से सभी हमारी पीडीएस की दुकानों पे पर्याप्त राशन समय पे पहुंच जाए, जो कि 100% पहुंच गया है। और साथ ही हमने सुनिश्चित किया कि वितरण के लिए हमने ग्राम स्तर पे ही कमेटीज बना के रखी थी, और शहर में भी हमने एक एक दुकान पे कमेटी बना के रखी है जो मॉनिटर करती है कि सभी लोगों को पर्याप्त फूड ग्रेन्स सही समय पे मिल पाए। इसी के साथ ही जब हमने यह पता किया कि कई लोगों को फूड की आवश्यकता है, तो हमने अपने जिला प्रशासन के माध्यम से होम पे पहुंचाने की व्यवस्था के लिए हमने किराना एसोसिएशन से बात कर रखी थी। जो लोग अपने घर पे प्रदाय करना चाहते थे उनको हमने होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई। बिल्कुल सर, वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं और कैसे सेंटर्स बनाए गए हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेंटर्स इसके वैक्सीनेशन के बनाए गए हैं या फिर उनको वहां से शहर आना पड़ रहा है? क्या व्यवस्था है आपकी ओर से? हाँ जी, वैक्सीनेशन की पूरी प्लानिंग रोज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मार्गदर्शन में हमारी एक पूरी टीम लगी है जो उसको पूरी तरह देख रही है। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के अर्बन के अंदर हर वार्ड के हिसाब से हमने कैंप लगाने प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही गांव के अंदर अब हर गांव के अंदर जिस तरह से पोलिंग होती है, पोलिंग के हिसाब से मतदान केंद्र बनते हैं, तो उस प्रकार से वैक्सीनेशन सेंटर्स की तैयारी कर ली गई है। तो गांव गांव के अंदर वैक्सीनेशन के कैंप्स प्रारंभ होंगे। साथ ही जो वोलेटाइल ग्रुप्स हैं जो जनता से लगातार संपर्क में रहते हैं, उन सभी ग्रुप्स के लिए कैंप्स प्रारंभ हो गए हैं ताकि उनको तत्काल फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा इनको भी वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो सके। बिल्कुल, ये व्यवस्था यहाँ पर की गई। सर, शुरुआती दौर में जब वैक्सीनेशन की बात की गई ग्रामीण क्षेत्रों में, तो क्या वो भी इसी तरीके से आसानी से बात मान गए जिस तरीके से उन्होंने कोरोना को लेकर अपनी जागरूकता दिखाई, या फिर उनको जागरूक करना पड़ा नए सिरे से? जैसे कि सभी को कोविड के लिए हमारी टीम लगातार ग्राम पंचायत स्तर पे पिछले 1.5-2 महीने से भ्रमण कर रही है। उन्होंने वहाँ कई एग्जाम्पल सेट किए कि जिन लोगों ने वैक्सीन के डबल डोज प्राप्त कर लिए, जो स्वयं जो हमारे किल कोरोना अभियान के अंतर हमारी टीम जो जा रही थी वो खुद ही तो वैक्सीन लेके पहुंच रही थी। तो उन्होंने बताया कि हम लगातार आप लोगों के साथ में, कोविड पेशेंट के साथ में लगातार हम टच में हैं और हमें कोविड बिल्कुल भी नहीं हुआ है, और बाई चांस हुआ भी है तो वो नॉन सिम्टोमेटिक रहा है। हम घर के अंदर ही 2-4 दिन के अंदर हम उभर के आ गया। उसको तो उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया। इससे गाँव में काफी आशान्वित रहे कि वैक्सीनेशन जब भी उनका नंबर आएगा, उनके गाँव का नंबर आएगा, वो तत्काल उसको प्राप्त करेंगे। आपका कहना सही है कि बीच में कई लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वैक्सीनेशन से कुछ दुष्परिणाम होंगे, तो उसके लिए हमने आईसी एक्टिविटीज प्रारंभ कर दी थी। आईसी एक्टिविटीज के कारण उनको पूरी तरह से हमने समझाया कि वैक्सीन किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से आपकी हेल्थ को ये सिक्योर करेंगे, और कोविड की जो फर्स्ट सेकंड लहर आई थी, उसके थर्ड लेयर भी अगर आने की संभावना होगी तो आप उससे किस प्रकार बच पाएंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी लोग काफी आशान्वित हैं और काफी संख्या में आके हमारे बूथ पे वैक्सीन लेने के लिए डोजिंग आ रही है। 18+ की डोजिंग में तो हाउसफुल, जैसा आप बोलते हैं कि हाउसफुल चल रहा है। 45+ के भी हम नियरली टारगेट के लगभग आसपास ही चल रहे हैं। बिल्कुल सर, थर्ड वेव को लेकर किस तरीके से, क्या कोई विशेष तैयारी करनी पड़ी या फिर जो तैयारियां हैं वो काफी नजर आ रही हैं आपको? जी, थर्ड वेव की जैसा कि बताया जा रहा है कि 2 तरह की थर्ड वेव होने की संभावना है। इसके अंदर ये बच्चों को काफी इफेक्ट करने वाली है, अभी जिस प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही है। साथ ही हमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, तो वो हमने पहले से प्रारंभ कर दिया है। ऑक्सीजन की जो व्यवस्था रहेगी उसके लिए हमारे यहाँ सेंटर गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन हो गया है, जो लगभग 1 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। साथ ही हमने स्पेशल बच्चों के वार्ड के लिए तैयारी के लिए पूरा मास्टर प्लान हमारा तैयार हो गया है, और हमने ब्लॉक लेवल से लेके बीएचसी सब सेंटर तक के लिए हमने व्यवस्था करी है कि अगर थर्ड लेयर आती है तो हम खुद सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो पाएंगे, ताकि नजदीकी केंद्र जो उनको मिलेगा वहीं पे इलाज प्रारंभ हो जाए, केसेस बिना सीरियस हुए हमारे पास आए। तो थर्ड लेयर की तैयारी में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, लोगों को ओरिएंटेशन करना है कि किस प्रकार से वेव आएगी, और आपको अपने सिम्टम्स को पहचान के इलाज जल्द से जल्द प्रारंभ करना है। बिल्कुल सर, होम आइसोलेशन में जो पेशेंट हैं इस वक्त,
उनके लिए उनकी काउंसलिंग कैसे की जा रही है? क्या कोई कॉल सेंटर उसके लिए बनाए गए, या फिर वहीं पे जो प्रशासनिक कुछ कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं? किस तरीके से उनकी काउंसलिंग की जा रही है? क्योंकि जब कॉम्प्लिकेशन होती है उसके बाद ही ये सलाह दी जाती है, और आप भी ये सलाह तभी दे रहे होंगे कि अस्पताल आप तभी जाइए जब ज़्यादा दिक्कत बढ़े। जी, होम आइसोलेशन जैसे ही आदमी कोविड टेस्ट कराता है तो हमारी टीम वहीं पे उसको रिक्वेस्ट करती है कि आपको तत्काल घर के अंदर होम आइसोलेट होकर रहना है अगर आप सिम्टोमेटिक प्रतीत होते हैं। जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उनको 24 आवर्स के अंदर ही रिपोर्टिंग की हम उनको एसएमएस कर देते हैं कि आप पॉजिटिव हैं अथवा नेगेटिव है। उनको होम आइसोलेशन पर रहने की सलाह दी जाती है। उसकी पूरी गाइडलाइंस का एक फॉर्मेट हम उनको प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल का किट देते हैं। सबसे अच्छी बात है कि फिर हम हमारे प्रशिक्षित डॉक्टर जो इसके लिए ट्रेंड होते हैं वो सेंटर से वीडियो कॉलिंग करते हैं। वीडियो कॉलिंग में उनकी स्थिति पता चल जाती है। जहाँ पे वीडियो कॉलिंग नहीं तो ऑडियो कॉलिंग करते हैं, और जहाँ फोन नहीं लग पाता वो हमारी आरआरटी की टीम है वो उनके घर पहुंचती है। उनको वहां से वीडियो कॉल करके हमारे डॉक्टर से उसकी बात कराती है। डिटेल एक एक पेशेंट से पर डे 2 समय बात होती है। उनका हालचाल जाना जाता है, टेम्परेचर पूछा जाता है, उनको कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, कोविड के संबंध में उनका ऑक्सीजन लेवल किस प्रकार से है, टेम्परेचर कब कितना रहा, डिटेल ब्रीफिंग देते हुए उनको किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए। और साथ ही हमने उनको एडवाइस करते हैं कि हमारे योगा के लिए हमने ट्रेन टीम लगा रखी है, तो आपके सांस के संबंध में आपको अच्छे गतिविधि आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए तो अपनी हेल्थ और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, साथ ही लंग्स को मजबूत करने के लिए उनकी तैयारी साथ में हो जाती है। बिल्कुल सर, अनलॉक को लेकर अब किसी तरीके की कोई विशेष निर्देश अभी आए हैं सरकार की ओर से, और अगर आ गए हैं तो उसको किस तरीके से लागू किया जाएगा? क्योंकि जब लॉकडाउन आप लगवा रहे होंगे तो उस वक्त क्या जो दुकानदार रहे हैं या जो व्यापारी थे उनका पूरा सहयोग था, या फिर थोड़े विरोध का आपको सामना करना पड़ा था? हाँ, इस बार सबसे अच्छी बात रही कि जैसे ही राज्य शासन ने हमको लॉकडाउन की अनुमति दी, हमने लॉकडाउन के लिए जनमानस को तैयार कर लिया था। सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जितने भी छोटे बड़े मझोले किराने की दुकान वाले रहे हों, चाहे किसी प्रकार के बिजनेसमैन रहे हों, सब्जी वाले रहे हों, ठेले वाले रहे हों, सभी ने भरपूर कोऑपरेशन किया है और लॉकडाउन को अक्षरशः पालन किया है आगे जिले में, जिसके कारण उनको संक्रमण बिल्कुल भी नहीं फैला है। साथ ही हमने अगर कोई एसेंशियल एक्टिविटीज रही है तो लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो हमने होम डिलीवरी का सिस्टम बिल्कुल मजबूत रखा था, जिसमें आज दिनांक तक किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आई है। मंदिर, मस्जिद व अन्य जितने धर्म स्थल थे उसमें सब धर्म गुरुओं ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया और उन्होंने भी उसको काफी कड़क लॉकडाउन हमारे यहाँ लागू किया गया। बाहर से आने जाने वाले लोगों ने भी अपने आप को डिस्क्लोज किया, खुद आइसोलेशन में रहे और अपने घर में माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाने में भी उन्होंने सहयोग किया। पिछली बार जिस प्रकार का विरोध हो रहा था, इस बार बिल्कुल ही विरोध नहीं हुआ। लोगों ने स्वेच्छा से घर में रहे हैं और अन्य लोगों को प्रेरित भी किया है। वार्ड की समितियां बन चुकी है, हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट समिति ग्राम स्तर पे भी बन चुकी है। तो दोनों समितियों ने इसके अंदर काफी अच्छा रोल प्ले किया है और स्वयं कंटेन रहने के लिए प्रशासन का भरपूर सहयोग दिया। बिल्कुल, प्रशासन का भरपूर सहयोग यहाँ पर दिया गया। सर, एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वहाँ पर कोरोना संक्रमण पर काबू पाया गया है, और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार वहाँ पर बधाई भी दे रहे थे कि अब वहाँ पर काफ़ी हद तक संक्रमण पर एक तरीके से संक्रमण रुका है। लेकिन एक चीज़ आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या किसी ऐसे अस्पताल या किसी निजी अस्पताल की कोई ऐसी शिकायत आई कि उन्होंने ज़्यादा पैसे, ज़्यादा फीस वसूल की, या आयुष्मान योजना का कार्ड वो वहाँ पर लागू नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कई जगहों से इस तरीके से ऐसे मामले आए, ऐसी शिकायतें आई। क्या आपके पास भी इस तरह कोई शिकायत आई? हाँ, अगर जिले के अंदर इस प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं आई है। जैसा हमने बताया कि प्राइवेट चिकित्सक जो थे उन्होंने स्वयं अपनी सेवाएं शासकीय चिकित्सालय में भी दी है, जो बहुत अच्छा हमारे यहाँ प्रयोग हुआ। उसी के साथ कई डॉक्टर जिन लोगों के छोटे क्लिनिक थे तो उन्होंने अपने क्लिनिक बंद करके खुद हमारे कोविड सेंटर के अंदर अपनी ड्यूटियां देने के लिए स्वेच्छा से वहाँ आना चालू कर दिया, जिससे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जिला चिकित्सालय का था वो सेंट्रलाइज होके बहुत मजबूत हो गया। तो हमें अन्य प्राइवेट चिकित्सालयों की आवश्यकता अगर जिले में नहीं पड़ी, क्योंकि 400 बेड्स के आसपास अगर मेरे जिले के अंदर मुख्यालय पे बेड्स उपलब्ध थे तो अन्य किसी भी जगह जाने की उनको कतई आवश्यकता नहीं पड़ी और उन सबका अच्छे से इलाज हमारे शासकीय चिकित्सालय में हो पाया। जी सर, इस वक्त क्या स्थिति है फिलहाल वहाँ पर? कॉम्प्लिकेशन सब रुक रही हैं? क्योंकि काबू पर, रफ्तार पर तो काबू पाया गया, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मरीज हैं, क्या ऐसे मरीजों की संख्या इस वक्त काबू में है? जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि आगर जिले में नए केसेस जो हैं पिछले 7 दिन के अंदर 2 बार 0 प्राप्त हो गए और लगातार 1 या 2 मरीज ही रोज हमको पॉजिटिव प्राप्त हो रहे हैं। पुराने मरीजों के हमारे सभी मरीज जिला चिकित्सालय से डिस्चार्ज हो चुके हैं
कि हमारे जिला चिकित्सालय में मुश्किल से 1 या 2 भर्ती होंगे जो कोविड पॉजिटिव होंगे। अन्य जो हमारे हैं अधिकतर होम आइसोलेशन में, जो संभवतः 3 दिन के अंदर हमारा पूरा 0 हो जाएगा। अगर जिला जहाँ पे कोई भी पॉजिटिव केस नए जो आए सिम्टम, नए वालों को छोड़ के पुराने केसेस सब ठीक हो जाएंगे। और जो कॉम्प्लिकेशन वाले केसेस थे उसके लिए हमारे चूंकि डॉक्टर्स के पास अब वर्कलोड काफी कम हो गया है, केस बाय केस स्टडी करते हुए प्रॉपर मेडिकेशन की गाइडलाइन उन्होंने दी है और संभवतः वो भी जल्द ही स्वस्थ होके अपने घर की ओर अच्छे से स्वस्थ होके प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल सर, एक प्रेशर जो स्ट्रेस लेवल जो है, चाहे वो आप लोगों का, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों का हो या फिर डॉक्टर्स का हो, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वर्स्ट स्थिति में रहा होगा। 24-24 घंटे आप लोगों ने काम किया है। ऐसी स्थिति में किस तरीके से काउंसलिंग डॉक्टर्स की गई, प्रशासनिक अधिकारियों की गई, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? जी, हमने जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि डॉक्टर्स पे तो बहुत ज्यादा ही प्रेशर था। लगातार पेशेंट्स आते थे 24/7। एक भी पेशेंट को वो छोड़ नहीं सकते थे। हम खुद जिला चिकित्सालय में हमारा प्रशासन का पूरा दल मौजूद रहता था शुरू में, चूंकि हम लोग जब मौजूद रहते हैं तो उनको बड़ा संबल मिलता है, हम उनको अप्रिशिएट करते रहे। साथ ही हमने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की टीम बनाई जिसके अंदर सभी विभाग के लोग थे जो लगातार उनसे संपर्क में रहते थे, उनकी हर संभव पीछे से मदद करते थे, उनको कोई आवश्यकता होती तो बताया करते थे। साथ ही हम उनके लिए हमने कहा था कि आप अपना फूड, डाइट, वाटर वगैरह समय पे लेते रहें। स्पेशली हमने ऐसे लोगों के साथ में डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई थी जो उनको बार बार याद दिलाते रहे कि उनको भी अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और ड्यूटी का रोस्टर हमने बड़ा प्रॉपर बनाया था जिसके अंदर हर डॉक्टर को कम से कम कुछ घंटे का आराम मिल सके, वो जाके फ्रेश हो सके, ताकि अगले दिन वो फिर से उतनी एनर्जी से काम करें ताकि हमारे मरीजों को सबसे अच्छे से अच्छी सेवा प्राप्त हो। बिल्कुल सर, अनलॉक को लेकर क्या व्यवस्था की गई है वहां पर? अनलॉक की जब प्रक्रिया शुरू हो रही है तो किस तरीके से व्यवस्था की गई? दुकानदारों को कैसे, क्या कोई मीटिंग की गई है अभी तक या फिर अभी थोड़ा इंतजार है कि सरकार की ओर से हरी झंडी मिले? अनलॉक के लिए मध्य प्रदेश शासन ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी जिसमें नीचे से ग्राम स्तरीय कमेटियों की कल 100% बैठक हुई है। वार्ड स्तरीय कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हो गई है, ब्लॉक की हो गई है। तो कल माननीय हमारे मंत्री जी की अध्यक्षता में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हो गई जिसके अंदर हमने ये डिसाइड कर लिया है कि कौन सी दुकानें कब खुलनी है और किस प्रकार करनी है। तो हमने एसोसिएशन के साथ में विस्तृत बैठक होकर, जनता पूरी तरह से तैयार है, उनको हमने काफी आज माइकिंग अनाउंस करके, लोगों से बात करके, फोन से बात करके, व्हाट्सएप ग्रुप से, और हमने इंडिपेंडेंट जो कमेटियां वार्ड स्तर की बनाई है उन्होंने सभी व्यापारियों से बात कर ली है और सभी व्यापारी इसमें तैयार हुए कि हम हमारा जो कल से अनलॉक की प्रक्रिया होने वाली है तो गाइडलाइन हमने कल 144 का आदेश जारी किया, उसका अक्षर से पालन करेंगे और प्रयास करेंगे कि गतिविधियां भी चलती रहें और साथ में कोरोना भी कंटेन रहे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। और दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि कोरोना से अभी लड़ाई हमारी जारी है और किस तरीके से कोरोना संक्रमण पर रोक लगेगी इसके लिए सबको मिलकर लड़ना होगा और कोरोना नियमों का पालन करते रहना होगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।